अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? माय नेम इज़ डॉक्टर साजिद और मैं आपको फार्मेसी टेक्नीशियंस के लेक्चर्स डिलीवर करता हूं। उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे, आपके घर वाले भी खैरियत से होंगे। आइए आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि है पेपर नंबर 1 की बुक नंबर 1 फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स का हमने चैप्टर नंबर 6 लास्ट टाइम कंप्लीट किया था, जो कि था डोजेज फॉर्म्स का। आज हमने पढ़ना है चैप्टर नंबर 7, जो कि है डिस्पेंसिंग एंड कंपाउंडिंग। आइए इसको पढ़ते हैं। Dispensing. In dispensing, medicine are supplied to the individual patient, usually in response to the prescription. It concerned with the proper distribution of medicine. Dispensing जो है बेसिकली, जैसे मैं एक फार्मेसी पे मौजूद हूँ या मैं एक मेडिकल स्टोर पे मौजूद हूँ या स्टोर रूम में मौजूद हूँ जहाँ पर मेडिसिन मौजूद है, तो अगर मेरे पास डॉक्टर का एक नुस्खा जिसे प्रिस्क्रिप्शन कहा जाता है वो आता है, तो मेडिसिन को उस फार्मेसी में से निकाल कर जो उस नुस्खे के ऊपर लिखा हुआ है वो मरीज़ को देना, ये डिस्पेंसिंग कहलाता है। इट रिक्वायर्स द एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ, और ये डिस्पेंसिंग करने का जो अमल है बेसिकली इसमें एक एक्सटेंसिव नॉलेज होना चाहिए। द स्टेबिलिटी ऑफ मेडिसिन एंड देयर इंग्रेडिएंट, हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी मेडिसिन है, उसकी कौन सी इंग्रेडिएंट होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कंपाउंडिंग, हमें वहाँ पर ये भी पता होना चाहिए कि कंपाउंडिंग जो है ये इसके क्या उसूल हैं, कंपाउंडिंग कैसे की जाती है। डिस्पेंसिंग तो मैंने बता दिया कि मेडिसिन निकाल कर मरीज़ को देना। कंपाउंडिंग होता है उस मेडिसिन को तैयार करना, ठीक है जी। तो जाहिर बात है अगर कोई मेडिसिन अवेलेबल नहीं है तो उसको तैयार करना है, कंपाउंडिंग करनी है और फिर डिस्पेंसिंग करनी है। तो कंपाउंडिंग के उसूल भी आते होने चाहिए, डिस्पेंसिंग के उसूल भी आते होने चाहिए। फिर डोजेज का हमें पता होना चाहिए प्रॉपरली कि डोजेज क्या, जो डॉक्टर ने डोजेज लिखी है क्या वो ठीक लिखी है, हमने बिल्कुल उसी मुताबिक ही डोजेज देनी है। फिजिकल, केमिकल एंड थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटीज़, हमें ये पता होना चाहिए कि फिज़िकली जो है कोई इनकम्पैटिबिलिटी तो नहीं है, केमिकली कोई इनकम्पैटिबिलिटी तो नहीं है, या थेराप्यूटिकली कोई इनकम्पैटिबिलिटी तो नहीं है। इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब होता है कि दो दवाइयाँ आपस में इंटरेक्शन तो नहीं कर रही। मतलब बाज़ औक़ात होता है कि कुछ मेडिसिन कुछ मरीज़ों को नहीं दी जा सकती, जैसे बीटा ब्लॉकर जो है बाइजोप्रोलोल, अटीनोलोल वगैरह, ये कार्डियक पेशेंट्स को नहीं दी जा सकती ना, यहाँ डायबिटिक पेशेंट्स को, डायबिटिक पेशेंट को नहीं दी जा सकती। तो इसी तरह बहुत सारी ऐसी मेडिसिन होती है जिनके ड्रग इंटरेक्शन होते हैं, ड्रग फूड इंटरेक्शंस होते हैं, तो ये सारे आपको पता होने चाहिए। फिर पैकेजिंग मेथड, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी मेडिसिन कैसे पैक करके कंपाउंड या डिस्पेंस करनी है। कौन सी मेडिसिन, जैसे आपने देखा होगा बाज़ औक़ात आप फार्मेसीज पे जाते हैं तो वो आपको मेडिसिन के साथ बर्फ़ दे रहे होते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो मेडिसिन बर्फ़ के बगैर लेके जाना नहीं चाहिए। फिर लेबलिंग प्रोसीजर, अगर आप कोई चीज़ तैयार करते हैं तो उसके ऊपर लेबल कैसे लगाना है, कौन सा लगाना है, उस लेबल के ऊपर नुमाया क्या लिखना है, एक्सटर्नल यूज़ या अवे फ्रॉम द चिल्ड्रन, जो भी आपने लिखना है, लेबल बनाना आपको आना चाहिए। Legal requirement for storage, containers, labeling, supply
एंड रिकॉर्ड। उसके जो कानूनी मामलात हैं कंपाउंडिंग के और डिस्पेंसिंग के, ये आपको पता होने चाहिए कि चीज़ को बनाना कैसे है, स्टोर कैसे करना है, कौन से कंटेनर में डालना है, फिर उसको लेबल कौन सा लगाना है, फिर उसको सप्लाई कैसे करना है। ये तमाम मामलात लीगल के जो कानूनी मामलात हैं वो आपको पता होना चाहिए ताकि आप अच्छे तरीके से कंपाउंडिंग या डिस्पेंसिंग कर सकें। जनरल डिस्पेंसिंग प्रोसीजर्स, अगर आपने कोई चीज़ डिस्पेंस करनी है तो उसके आम उसूल क्या हैं, आइए वो पढ़ते हैं। वेयर आ फ्रेशली लॉन्डर्ड ओवरऑल कोट, सबसे पहले तो अच्छे तरीके से धुला हुआ लैब कोट जिसे वाइट कोट ओवरऑल भी कहा जाता है वो पहने। इट शुड बी स्पॉटलेस एंड क्लीन, वो बिल्कुल साफ होना चाहिए, उस पर कोई दाग धब्बे नहीं होने चाहिए। प्रोवाइड यूर सेल्फ विद क्लीन ग्लास क्लॉथ एंड अ डस्टर और स्पंज, अपने आप को साफ शीशे वाले कपड़े और डस्टर या स्पंज जो है उसके साथ अपने पास रखिए। इट इज़ यूज फॉर क्लीनिंग द डिस्पेंसिंग एरिया, क्योंकि ये जो कपड़ा है, ये जो स्पंज वगैरह है, ये आपके डिस्पेंसिंग एरिया को साफ करने के काम आएगा। वर्क इन अ क्लीन एंड टाइडी मैनर, साफ और अच्छे अंदाज से काम करें। डोंट एक्यूमुलेट स्टॉक बॉटल्स एंड इक्विपमेंट इन द वर्किंग एरिया, अपने वर्किंग एरिया में ना तो बहुत ज़्यादा बोतलों का रश करें, ना बहुत ज़्यादा वहाँ पर किसी और चीज़ का रश करें। रीड द प्रिस्क्रिप्शन केयरफुली, जो प्रिस्क्रिप्शन है, जो डॉक्टरी नुस्खा है, उसको अच्छे तरीके से पढ़ें कि कौन सी मेडिसिन लिखी हुई है। If necessary, find the formula of prescription in an appropriate source of information. अगर आपको किसी मेडिसिन की समझ नहीं आ रही तो फिर उसको किसी अच्छी सी बुक के अंदर, जैसे कि यूकेपीडियाज हैं, उसके बाद बीपी है, यूएसपी है, इन बुक्स के अंदर उस दवाई का मुकम्मल फार्मूला चेक करें। चेक द डोज ऑफ इंटरनल प्रेपरेशन, फिर उस दवाई की डोज चेक करें कि कौन सी दवाई कितनी बनानी है आपने। कंफर्म दैट देयर आर नो इनकम्पैटिबिलिटीज इन द प्रेपरेशन और बिटवीन डिफरेंट प्रेपरेशन ऑन द प्रिस्क्रिप्शन, और इस चीज़ को भी कंफर्म करें कि कोई भी उस नुस्खे के अंदर इनकम्पैटिबिलिटीज नहीं है। ठीक है जी, और जो आप तैयार करने लगे हैं वो एन डॉक्टरी नुस्खे के मुताबिक है। लुक अप द स्टोरेज कंडीशन ऑफ द प्रेपरेशन, वो जो तैयार करने लगे हैं चीज़ आप, उसकी स्टोरेज कंडीशन को भी चेक करना है कि वो कहाँ पड़ी हुई है, फिर आपने तैयार कहाँ करनी है, उसको तैयार करके कहाँ रखना है। चेक द कैलकुलेशंस, फिर जो आदाद शुमार हैं उनको चेक करें। कलेक्ट द करेक्ट कंटेनर एंड क्लोजर, फिर उस दवाई जो आपने तैयार करनी है उसको किस में पैक करना है, वो वाला कंटेनर और उसका ढक्कन लेकर आएं, अपने पास रखें। राइट द मेन लेबल एंड कलेक्ट एनी स्पेशल लेबल दैट आर रिक्वायर्ड, उसका मेन लेबल तैयार करें, और अगर कोई इजाफी लेबल भी चाहते हैं तो वो भी तैयार करें। मेक द प्रेपरेशन, पैक इट इन कंटेनर, कंटेनर को बनाएं, फिर उसको पैक करें। चेक द लेबल एंड फिक्स देम टू द कंटेनर, फिर उस प्रेपरेशन को बनाने के बाद कंटेनर में डालें, फिर उस कंटेनर को बंद करें, उसके ऊपर अच्छे से लेबल को लगा दें। चेक द फिनिश्ड प्रेपरेशन, जो आपने दवाई तैयार की कंटेनर के अंदर डाली, उसके ऊपर लेबल लगाया, फिर इस पूरे के पूरी पैकिंग को अच्छे तरीके से चेक करें। रैप द कंटेनर एंड राइट द पेशेंट नेम एंड एड्रेस ऑन द रैपर, फिर उस दवाई उस कंटेनर को एक शॉपर में डालें, उस शॉपर को बंद करें, शॉपर के ऊपर मरीज का नाम लिखें। मेक द अप्रोप्रिएट रिकॉर्ड, और फिर अपने पास रिकॉर्ड रखें कि आपने कौन सी दवाई बनाई थी, उसको किस चीज़ में पैक किया था, उसको किस मरीज के लिए बनाया था, और उस मरीज को आपने सेंड किया था किस डॉक्टर के कहने पे। ठीक है जी, तो ये पूरा रिकॉर्ड अपने पास आपने महफूज करना है। ये एक डिस्पेंसिंग करने के अच्छे उसूल ये हैं।
ठीक है जी। तो अभी हमने बात की प्रिस्क्रिप्शन की, डॉक्टरी नुस्खे की। तो आइए हम देखते हैं कि एक अच्छा डॉक्टरी नुस्खा, एक नुस्खा क्या होता है, उस नुस्खे को लिखने के उसूल क्या होते हैं, और एक अच्छा डॉक्टरी नुस्खा कौन सा होता है। Prescription is a written order from a physician, dentist or any other registered medical practitioner to compound and dispense a specific medication for the patient. प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टरी नुस्खा जो है ये एक लिखा हुआ हुक्मनामा होता है जो किसी भी फिजिशियन या डेंटिस्ट या रजिस्टर डॉक्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर की तरफ से जारी किया जाता है। टू कंपाउंड एंड डिस्पेंस आ स्पेसिफिक मेडिकेशन फॉर द पेशेंट, जो कि इसलिए जारी किया जाता है ताकि उस दवाई को कंपाउंड करके मरीज को मुहैया किया जाए। किस लिए? ताकि मरीज वो दवाई खाए और अपने लिए फ़ायदा पहुंचाए। The order is accompanied by direction for the pharmacist that what type of preparation is to prepared. उस ऑर्डर के अंदर, उस हुक्मनामे के अंदर एक फार्मासिस्ट के लिए भी हुक्म होता है कि कौन सी दवाई किस शक्ल में, किस मिकदार में मरीज को देनी है और उसको बनाना कैसे है। इट इज़ ऑल्सो अकम्पनाइड विद द डायरेक्शन फॉर द पेशेंट, और उस हुक्मनामे के अंदर मरीज के लिए भी लिखा होता है कि ये दवाई कब, कितनी बार, कैसे कैसे खानी है। ठीक है जी। तो हुक्म, जो प्रिस्क्रिप्शन होती है, डॉक्टरी नुस्खा होता है, उसके अंदर फार्मासिस्ट और मरीज दोनों के लिए हुक्मनामा लिखा होता है कि कौन सी दवाई कब कैसे खानी है। ठीक है जी। अब पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टरी नुस्खे के कौन कौन से हिस्से होते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले होता है पेशेंट डिटेल। ठीक है जी, जिसमें आएगा नेम, एज, जेंडर मतलब सेक्स, और उसके बाद एड्रेस। ठीक है जी, इसको पेशेंट डिटेल बोलते हैं। ये है नंबर 1। नाम है उसका अली, एज है उसकी 30, सेक्स है उसका मेल, एड्रेस है उसका लाहौर। ठीक है जी, ये हो गया पेशेंट डिटेल। सबसे पहले है अ कंप्लीट प्रिस्क्रिप्शन शुड हैव फॉलोइंग पार्ट्स। एक मुकम्मल डॉक्टरी नुस्खे के लिए जो नीचे दिए हुए हिस्से हैं ये लाजिम मौजूद होने चाहिए। पहला है नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट। एज एंड सेक्स हेल्प द फार्मासिस्ट इन चेक द मेडिकेशन एंड द डोज। उम्र और जेंडर, सेक्स, ये दो चीज़ें फार्मासिस्ट को मदद करती हैं कि वो चेक कर सके कि जो दवाई लिखी गई है वो, और जो डोज दी जा रही है, जो मिकदार दी जा रही है, क्या वो उम्र के मुताबिक ठीक है या नहीं। ठीक है, स्पेशली इन द केस ऑफ चिल्ड्रन, क्योंकि ख़ास कर बच्चों में डोज जो होती है उसकी एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी होती है। द एड्रेस इज रिकॉर्डेड टू हेल्प फॉर एनी रेफरेंस एट लेटर स्टेज। और एड्रेस इसलिए लिखा हुआ होता है कि अगर बाद में कभी कोई रेफरेंस ज़रूरत हो रेफरेंस की तो वो पता चल सके। फिर आता है डेट प्रिस्क्राइब्ड। डेट बहुत ज़रूरी होता है, 01/01/2021। ठीक है जी, ये डेट है। तो डेट लाजिम होनी चाहिए। किस लिए? इट हेल्प फार्मासिस्ट टू फाइंड आउट द केसेस वेयर प्रिस्क्रिप्शन इज बॉट फॉर डिस्पेंसिंग लॉन्ग टाइम आफ्टर इट्स यूज। क्योंकि अगर ये डेट लिखी हुई होगी तो जो फार्मासिस्ट होता है फार्मेसी के ऊपर, उसको पता होगा कि ये डॉक्टरी नुस्खा कब डॉक्टर ने लिखा था
और मैंने फिर डॉक्टर ने लिखा होता है कि कितने दिन की दवाई देनी है, और फिर वो कितने दिन की दवाई देनी होती है। और अगर ये डेट नहीं लिखी होगी तो कोई भी शख्स इस डॉक्टरी नुस्खे को बार बार इस्तेमाल कर सकता है दवाई लेने के लिए। हालांकि ये एक डॉक्टरी नुस्खा अगर डॉक्टर ने एक बार लिखा है तो फिर ये एक बार ही दवाई लेने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। The prescription should be filled within suitable time after it is written। और दूसरी बार दवाई लेने के लिए दोबारा डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। डॉक्टर इस नुस्खे के ऊपर नई डेट लिखेगा और दोबारा से बताएगा कि अब दवाई कितने दिन की देनी है। फिर आता है सुपरस्क्रिप्शन। This part is represented by a symbol Rx which is always written at the beginning of the prescription. This is instruction to the pharmacist. It is abbreviated for the Latin word receipt meaning you take। ठीक है जी। तो नंबर 1 पेशेंट डिटेल, नंबर 2 डेट, और नंबर 3 वो कह रहा है कि ये एक निशान होता है Rx। ठीक है जी। तो ये जो Rx होता है ये एक निशान है जिसका मतलब है रेसिप्थो। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका मतलब है कि आई एम गिविंग एन इंस्ट्रक्शन, मैं आपको हुक्म दे रहा हूं कि ये वाली दवाई इतनी मिकदार में जो वो नीचे लिखेगा वो आप कंपाउंड और डिस्पेंस करके मरीज को दे दो। इंस्क्रिप्शन नंबर 4। This is the main part of the prescription. It contains the name of the quantities of the prescribed ingredient. The medicament may be prescribed as official preparation, proprietary product, special formula, लोशन टैबलेट्स। ठीक है जी। तो नंबर 4 पे जो पार्ट है इसका, नंबर 4 पे जो हिस्सा है वो सबसे मेन हिस्सा होता है इस प्रिस्क्रिप्शन का, जिसमें हमने लिखना होता है टैब। टैब का मतलब है टैबलेट, पैनाडोल। ठीक है जी। फिर मतलब पहले तो मैंने लिखा कि कौन सी चीज किस शक्ल में देनी है, टैबलेट की शक्ल में। क्या देना है? पैनाडोल 500 mg। ठीक है जी, 500 mg मतलब इतनी मिकदार में। अच्छा, फिर इसके नीचे मैं लिखूंगा 1 + 1 + 1, ये हो गई इसकी डोज। ठीक है जी। तो एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम। ठीक है, तो इस तरह, और आप इस तरह भी लिख सकते हैं 1 TID। ठीक है जी, 1 TID, एक गोली 3 बार एक दिन में। फिर आता है सब्सक्रिप्शन। दिस पार्ट कंटेन प्रिस्क्रिप्शन डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट रिगार्डिंग द डोजेज फॉर्म टू बी प्रिपेयर्ड एंड नंबर ऑफ डोजेज टू बी डिस्पेंस। ठीक है, तो वो इसमें ये बताता है कि आपने कितनी गोलियां देनी है, कितने दिन के लिए देनी है। अब इसके नीचे लिखेगा वो कि अगर ये बिलफर्ज वो 5 दिन के लिए दे रहा है तो बोलेगा कि डोज TID 1 TID। ठीक है जी। उसके बाद लिखेगा डिस्पेंस। अच्छा, अब 5 दिन के लिए है, एक दिन में 3 गोलियां, 5 दिन के लिए 15 गोलियां। वो लिखेगा 15 टैब तुम इसको दे दो, और इसको बता दो कि एक दिन में सुबह, दोपहर, शाम 3 गोलियां खानी है पैनाडोल 500 mg की। ठीक है जी, ये हो गया सब्सक्रिप्शन। फिर नीचे आता है सिग्नेचुरा। सिग्नेचुरा बेसिकली जिसे हम सिग्नेचर बोलते हैं, साइन डॉक्टर के। This is usually abbreviated as a sign. This consists of the direction to the patient regarding administration, quantity of medicament, number of doses unit to be taken, how many time a day, at which time, और drug। ठीक है जी। तो इसमें वो डॉक्टर जो है वो रीफिल भी लिख सकता है कि अगर ये इसको आराम नहीं आता तो इसको 5 डेज के बाद अनदर 5 डेज के लिए दे दे। ये सब्सक्रिप्शन है। फिर डॉक्टर नीचे क्या करेगा? अपना नाम लिखेगा, डॉक्टर साजिद। ठीक है जी, लिखेगा RPH, नीचे अपना साइन करेगा और उसके बाद नीचे स्टैंप लगा देगा अपनी। ठीक है जी, 13651A PPC। ठीक है जी, जिसपे उसका कोड लिखा हुआ होगा।
नीचे सबसे एंड पे आता है रिफिल स्टेटस, कि अगर ये दोबारा देनी है तो कितने दिन बाद देनी है, कितने दिन की देनी है, वो नीचे लिख देगा। ठीक है जी। फिर एट द एंड नेम एड्रेस एंड सिग्नेचर ऑफ द प्रिस्क्राइबर। ठीक है, नेम एड्रेस और उसका साइन, किसका? प्रिस्क्राइबर, जिसने प्रिस्क्राइब किया है। ये हो गया क्या? पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। तो ये एक डॉक्टरी नुस्खा तैयार हो गया है, जिसमें नंबर 4, नंबर 5, ठीक है जी, नंबर 6 और नंबर 7 चीजें मौजूद होती हैं। ठीक है जी, ये हो गई एक डॉक्टरी नुस्खा मुकम्मल। नेक्स्ट है हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन मतलब एक प्रिस्क्रिप्शन को कैसे हैंडल करना है, मतलब उसका आपने मुकम्मल उसकी मतलब आपने कैसे रिसीव करना है उसको, कैसे उसको डिस्पेंस करना है, कैसे कंपाउंड करना है, कैसे मरीज को देना है, ये कंप्लीट हैंडलिंग कैसे करनी है, आइए उसको पढ़ते हैं। द मैनर in which a pharmacist handle a prescription can enhance his image in the eye of both physician and patient। वो उसूल जिसके ज़रिए एक फार्मासिस्ट प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टरी नुस्खों को हैंडल करेगा, डॉक्टरी नुस्खों को करेगा इस्तेमाल, डॉक्टरी नुस्खे को एहतियात से उसकी देखभाल करेगा और अच्छे से दवाई मरीज़ को देगा। ये चीज़, ये उसूल डॉक्टर और मरीज़ दोनों की नज़र में एक फार्मासिस्ट की इज्जत को बढ़ाते हैं। इसके मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं। हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कंप्राइज ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स। नंबर 1 रिसीविंग, नंबर 2 डोजेज कैलकुलेशन, नंबर 3 कंपाउंडिंग, नंबर 4 फिनिशिंग, नंबर 5 प्राइसिंग। ठीक है जी, तो ये मुख्तलिफ क्या हैं स्टेप्स ऑफ हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। नंबर 1 है रिसीविंग। सबसे पहले वसूल करना। रिसीविंग द प्रिस्क्रिप्शन, फार्मासिस्ट शुड रिसीव द प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम द पेशेंट इन अ प्रोफेशनल मैनर। फार्मासिस्ट को चाहिए कि जब वो मरीज से डॉक्टरी नुस्खा ले तो एक बिल्कुल प्रोफेशनल मैनर में ले। ठीक है, मतलब इस तरह से, मतलब वो नुस्खा उससे ले के लगे कि आगे कोई पढ़ा लिखा शख्स खड़ा है। ठीक है, वो प्रिस्क्रिप्शन को ऐसे पकड़ लेना ये बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं है। ठीक है, बड़े आराम से, बड़े एहतियात से और डॉक्टरी नुस्खे को एक अहम चीज समझते हुए डॉक्टरी नुस्खे को पकड़े। If a verbal order is received, the pharmacist has to transcribe it into written form। अगर वो जुबानी ऑर्डर रिसीव कर रहा है तो उसको चाहिए कि पहले उसको लिख ले अपने पास, लिख कर फिर उस पर अमल करेगा। रिसीविंग इंक्लूड, अच्छा अब ये नुस्खे को हासिल करना, रिसीव करना जो है, ये क्या क्या चीज़ इसमें इंक्लूड होती है, आइए वो देखते हैं। रीडिंग द प्रिस्क्रिप्शन, सबसे पहले उस प्रिस्क्रिप्शन को अच्छे से पढ़ना। द प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर फर्स्ट शुड बी कंप्लीटली एंड केयरफुली रीड फ्रॉम टॉप टू द बॉटम। एक डॉक्टरी नुस्खे को सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप पहले उसको पकड़ें, उसको मुकम्मल पढ़ें, बिल्कुल केयरफुली, बड़ी एहतियात से, ऊपर से लेकर नीचे तक। There should be no doubt as to the ingredient and the quantities prescribed। उसमें जो दवाई लिखी है, उस दवाई की जो मिकदार लिखी हुई है, किसी किस्म का भी दवाई में या मिकदार में आपको कोई भी अबहाम या शक व शुबा नहीं होना चाहिए।
देयर शुड नॉट बी एनी गैस वर्क रिकॉर्डिंग द स्पेलिंग एग्जैक्ट एंड दिस मे लीड टू द सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज। किसी किस्म का भी आपने कोई गैस नहीं लगाना कि ये दवाई मुझे फ़लाँ लगती है या ये दवाई फ़लाँ लगती है और इसकी जो स्ट्रेंथ ताकत है वो इतनी लगती है या इतनी लगती है। अगर आपने कोई गैस लगाया तो वो बहुत बुरे असरात डाल सकता है। चेकिंग द प्रिस्क्रिप्शन, दूसरा ये है कि आप प्रिस्क्रिप्शन को कंप्लीट चेक करें, इनकम्पैटिबिलिटी को, कि क्या कोई जो मरीज़ है ये दवाई उसी के लिए ठीक है और दवाई का आपस में कोई इंटरेक्शन, दवाई का फूड के साथ किसी किस्म का कोई इंटरेक्शन तो नहीं है। likely to be exist and should be removed after consulting physician। और अगर ऐसी कोई बात है कि कोई दवाई 2 बार लिखी गई है या कोई और मसला है तो फिर आप डॉक्टर के साथ मशवरा करेंगे और उसको उस डॉक्टरी नुस्खे में से ख़त्म करेंगे डॉक्टर के मशवरे के बाद। सेकंड है डोजेज कैलकुलेशन, पहला था रिसीविंग का हमने पढ़ लिया, फिर है डोजेज कैलकुलेशन, डोज कैसे कैलकुलेट करनी है। The dose of each ingredient अच्छा, हर एक जो दवाई है उस सब की दवाइयों का डोज होती है ना। अगर आप पैनाडोल खाते हैं तो वो उसकी एक गोली सुबह, एक दोपहर, एक शाम खाने के लिए होती है। बाज़ औक़ात ये 2 गोलियां सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम भी खा सकते हैं। इसी तरह हर एक दवाई की डोज मौजूद है, हर जो भी दवाई मौजूद है आज तक उसकी डोज मौजूद है, लेकिन ये डोज बच्चों के लिए बड़ी एहतियात से इस्तेमाल की जाती है। डोजेज कैलकुलेशन होती क्या है? द डोज ऑफ ईच इंग्रेडिएंट शुड बी कैलकुलेटेड एट इट्स सेफ्टी इज वेरीफाइड बाय द फार्मासिस्ट। वो ये कह रहा है कि हर एक डोज जो है हर एक दवाई की उसे अच्छे से कैलकुलेट करना चाहिए ताकि वो दवाई की जो सेफ्टी है वो बरकरार रह सके। एज इज़ इम्पोर्टेंट फॉर डोज एडमिनिस्ट्रेशन।
उम्र जो है ये बड़ी अहमियत रखती है किसी भी दवाई की डोज के लिए। अ चाइल्ड डोज इज कैलकुलेटेड एज अ फंक्शन ऑफ अडल्ट डोज एंड इज कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फार्मूला। और क्योंकि जो बड़ों की है वो तो नॉर्मली कैलकुलेट हो जाती है, ठीक है, लेकिन बच्चों की डोज को कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। उसके लिए 3 फार्मूले हैं। पहला है यंग रूल्स का फार्मूला, जिसमें हम क्या करते हैं, चाइल्ड एज इन ईयर्स मल्टीप्लाई बाय अडल्ट डोज डिवाइडेड बाय चाइल्ड एज इन ईयर्स प्लस 12। ठीक है जी, ये यंग रूल है। ठीक है, क्या है ये, यंग रूल। उसके बाद आता है चाइल्ड डोज। उसके बाद क्या आता है, चाइल्ड डोज। काउंटिंग स्केल उसमें क्या है कि एज प्लस 2 डिवाइडेड बाय 24 मल्टीप्लाई बाय अडल्ट डोज। थर्ड है क्लार्क रूल। थर्ड क्या है, क्लार्क रूल। इसमें चाइल्ड डोज इज इक्वल टू चाइल्ड वेट इन पाउंड्स, चाइल्ड वेट इन पाउंड डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाई बाय अडल्ट डोज, मल्टीप्लाई बाय अडल्ट डोज। ये इसका फार्मूला है। ठीक है जी, तो ये 3 फार्मूले उन्होंने बच्चों की डोज कैलकुलेशन के लिए दिए हुए हैं। ठीक है, डोजेज कैलकुलेशन हमारा सेकंड हो गया। थर्ड है कंपाउंडिंग। आफ्टर रीडिंग एंड चेकिंग फार्मासिस्ट शुड फॉलो द प्रोसीजर फॉर कंपाउंडिंग द मेडिसिन। एक अच्छे से प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ने के बाद, चेक करने के बाद फार्मासिस्ट को चाहिए कि फिर उस मेडिसिन को कंपाउंड करना स्टार्ट करे। मटेरियल टू बी यूज इन कंपाउंडिंग द प्रिस्क्रिप्शन शुड बी कलेक्टेड ऑन द लेफ्ट एंड द साइड ऑफ द बैलेंस। और फिर जो जो मटेरियल आपको चाहिए उस दवाई को बनाने के लिए उसको जमा करें, प्रिस्क्रिप्शन को अपने लेफ्ट साइड पे रखें और राइट साइड पे मटेरियल को रख कर बनाना शुरू करें। आफ्टर वेइंग द इंग्रेडिएंट आर शिफ्टेड टू द राइट। उसके बाद फिर क्या करना है, आपने चीज़ों को वज़न करना है, वज़न करके दाएं जानिब रखते जाना है। शुड बी प्लेस्ड इन देयर प्रॉपर साइड एंड अ वाइट पेपर शुड बी प्लेस्ड ऑन द टेबल व्हाइल कंपाउंडिंग। यूज इलेक्ट्रिक मशीन फॉर करेक्ट एंड एक्यूरेट वेट। तो वो ये कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक मशीन जो होती है वज़न करने वाली, वो वाली इस्तेमाल करें, क्योंकि आपका वज़न उससे एक्यूरेट आएगा। ठीक है जी, एक्यूरेट वजन करने के बाद आपने क्या करना है, उनको पहले बाएं जानिब रखना है। बाएं जानिब रखने के बाद वजन करते जाएं तो दाएं जानिब रखते जाएं एक सफ़ेद पेपर के ऊपर। फिनिशिंग द प्रोडक्ट। फिनिशिंग में क्या आता है, पैकेजिंग करना, उसकी लेबलिंग करना, उसकी रीचेकिंग करना, उसकी फिलिंग करना, उसकी रिकॉर्डिंग करना। पैकिंग में सबसे पहले क्या आता है, आफ्टर कंपाउंडिंग द प्रिस्क्रिप्शन द ड्रग इज ट्रांसफर टू अ कंटेनर विच इज बाय अ फार्मासिस्ट चॉइस बेस्ट सूटेड कंसिडरिंग द ड्रग कंटेनर इंट्रैक्शन एंड ड्रग स्टेबिलिटी। मतलब आपने बिलफर्स, आपके पास एक बड़ा सा जार है टैबलेट्स का, ठीक है, उसमें से आपने ये 15 टैबलेट्स जो हमने बनाई थी वो निकाल के देनी है। तो आप क्या करेंगे, राइट साइड पे रखेंगे, लेफ्ट साइड पे प्रिस्क्रिप्शन रखेंगे, राइट साइड पे जार को रख लेंगे। ठीक है, यहाँ से आप वजन करके, यहाँ काउंट करके उनको लेफ्ट साइड पे रखते जाएंगे। लेफ्ट साइड पे रखने के बाद फिर क्या करेंगे, एक अच्छी सी बॉटल या अच्छा सा पैकेजिंग मटेरियल लेकर, कंटेनर लेकर उसमें वो 15 के 15 टैबलेट्स डाल देंगे। लेकिन ये आपने ज़रूर देखना है कि जो मेडिसिन है कंटेनर उसके मुताबिक होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप सिरप ले रहे हैं तो उसके लिए शॉपर इस्तेमाल करें, नहीं, आपको बॉटल ही इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ठीक है, और अच्छी वाली बॉटल इस्तेमाल करनी चाहिए। सिरप इन ग्लास बॉटल, टैबलेट इन ग्लास और प्लास्टिक बॉटल। टैबलेट्स है तो ग्लास और प्लास्टिक दोनों बॉटलों में दे सकते हैं आप। क्रीम इन जार, क्रीम दे रहे हैं तो जार में देंगे। ऑइंटमेंट एंड इमल्शन इन कोलैप्सिबल ट्यूब्स। ऑइंटमेंट्स दे रहे हैं या इमल्शन दे रहे हैं तो कोलैप्सिबल ट्यूब्स के अंदर देंगे। फिर क्या है, जब आपने मेडिसिन को कंपाउंड कर लिया, उसको कंटेनर में डाल दिया, तो उसके ऊपर लगाना है लेबल। द कंटेनर शुड बी अप्लाइड विद अप्रोप्रिएट लेबल विच रिफ्लेक्ट नीटनेस एंड प्रोफेशनल एटीट्यूड ऑफ फार्मासिस्ट।
आपने लेबल बड़ी खूबसूरती से बनाना है, बड़े अच्छे तरीके से बनाना है, बनाकर उसके ऊपर लगाना है। और ये खूबसूरती और ये अच्छे तरीके से बनाएंगे तो ही आपकी प्रोफेशनलिज्म और नीटनेस का पता चलेगा। अ केयरलेसली मेड डर्टी लेबल विद डिस्ट्रॉय द रेपुटेशन ऑफ द फार्मेसी। और अगर आप गंदा और बेहतियाती के साथ लेबल बनाएंगे तो वो आपकी फार्मेसी का नाम गंदा करेगी। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन शुड बी रिटन ऑन द लेबल। और मुख्तलिफ जो मालूमात है वो लेबल के ऊपर लिखी होनी चाहिए। टाइप ऑफ प्रेपरेशन, मतलब आपने कौन सी प्रेपरेशन बनाई है, पाउडर है, सिरप है, टैबलेट है, क्रीम है, क्या बनाया है, पहली बात। और दूसरा, उसकी ताकत भी ऊपर लिखी होनी चाहिए। मतलब अगर हमने पैनाडोल की गोलियां दी हैं तो खाली पैनाडोल नहीं लिख देना, पैनाडोल प्लस 500 mg। पेशेंट बायोडाटा लिखनी है कि किस पेशेंट के लिए बनाई है आपने। डेट ऑफ डिस्पेंसिंग, किस रोज आपने ये बनाकर इसको दी थी। डायरेक्शन फॉर यूज, और ये भी लिखना है कि कैसे खानी है, ओरल, कैसे, ओरल, मुंह से खानी है। स्टोरेज कंडीशन, इनको रखना कहाँ पर है, रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे या फ्रिज के अंदर, या कहाँ पर रखना है। प्रिकॉशन, और इसकी एहतियातें क्या क्या हैं, धूप में नहीं रखना, नमी में नहीं रखना, जैसे बास क्रीमों के ऊपर लिखा होता है एक्सटर्नल यूज़ ओनली, सिर्फ बैरूनी इस्तेमाल के लिए। नेम एंड एड्रेस ऑफ फार्मेसी, और अपनी फार्मेसी का नाम भी लिखना है जहाँ से ये मेडिसिन डिस्पेंस हुई है। ठीक है जी। तो पहला क्या था हमारा, पैकेजिंग, दूसरा लेबलिंग, तीसरा रीचेकिंग। जो आपने बनाया है, जो पैक किया है, जिसके ऊपर लेबल लगाया है, उन सब चीज़ों को चेक करें। एवरी प्रिस्क्रिप्शन शुड बी चेक अगेंस्ट प्रेपरेशन ऑर्डर। और जो जो आपने बनाया है उसको दोबारा से प्रिस्क्रिप्शन से वेरीफाई करें। आफ्टर लेबलिंग द कंटेनर शुड बी थॉरली पॉलिश टू रिमूव द फिंगरप्रिंट्स एंड देन डिस्पेंस। और लेबल बनाने के बाद आप लेबल को भी अच्छे से साफ करेंगे। ऐसा ना हो कि आपके फिंगरप्रिंट्स या गंदगी लेबल्स को लगी रह जाए। फिर आएगा फिलिंग योर रिकॉर्डिंग। A variety of prescription files are available which serve to maintain and preserve original prescription order in numeral order. A clean and concise record of all prescription is maintained. फिर आप क्या करेंगे, जो आपने बनाया है, जो आपने डिस्पेंस किया है, जो आपके पास प्रिस्क्रिप्शन आएगी, इन तमाम चीज़ों का रिकॉर्ड आप अपने पास अच्छे से महफूज करके रखेंगे। फिर आता है प्राइसिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। प्राइसिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, अगर तो आपके पास प्रिस्क्रिप्शन आई है तो उसकी आपने पैसे कैसे लेने हैं, आइए वो पढ़ते हैं। उसके फीस कैसे रखनी है आपने। द प्रिस्क्रिप्शन शुड बी प्राइस्ड इमीडिएटली आफ्टर रिसीविंग it and informed The prescription should be priced immediately after receiving it and inform the patient about it. जो ही आपको प्रिस्क्रिप्शन मिलेगी आप फ़ौरन से उसकी जो प्राइस है वो निकाल कर मरीज़ को बता देंगे कि आपकी दवाई इतने पैसों की बनेगी। दिस शुड बी डन बिफोर स्टार्टिंग द कंपाउंडिंग ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन। और ये काम जो है कंपाउंडिंग डिस्पेंसिंग करने से पहले आपने करना है। ऐसा ना हो कि आप कंपाउंडिंग डिस्पेंसिंग कर दें, बाद में प्राइस बताएं तो वो बोले मैंने तो ये ख़रीदनी नहीं है, ये तो मेरी पहुंच से ही बाहर है, महंगी है, मैं नहीं लूँगा। तो आपकी कंपाउंडिंग डिस्पेंसिंग ज़ाया हो गई। अब वो मेडिसिन दोबारा तो आप नहीं रख सकेंगे, लेबल ज़ाया, कंटेनर ज़ाया, सारा कुछ ज़ाया हो जाएगा आपका। So that there will not be any dispute, cost is evaluated by considering following। ठीक है, तो बाद में फिर कोई डिस्प्यूट नहीं आना चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ना तो फार्मेसी को, फार्मासिस्ट को, और ना ही पेशेंट को। अच्छा, इसमें आप प्राइस करते हुए कौन कौन सी चीज़ों को मैनेज करेंगे। सबसे पहले तो कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट, जो इंग्रेडिएंट आपने किया है उसकी कॉस्ट क्या है। कॉस्ट ऑफ कंटेनर, कंटेनर की कॉस्ट क्या है। कॉस्ट ऑफ ओवरहेड कवरेज, फिर जो आपने उसके ऊपर लागत आई है उसकी आपकी क्या कॉस्ट है। पर्सनल फ़ी,
आप क्योंकि खुद काम कर रहे थे, कंपाउंडिंग, डिस्पेंसिंग, आपकी फ़ीस कितनी है, फिर नेट प्रॉफिट, फिर इन तमाम चीज़ों के ऊपर आपके इंग्रेडिएंट्स के, आपके कंटेनर के, आपकी जो लागत है उसके, आपकी फ़ीस के बाद जो आप प्रॉफिट रखेंगे, वो इन पांचों चीज़ों को देखते हुए आप क्या करेंगे, अपनी मेडिसिन की प्राइस को रखेंगे। सम फार्मासिस्ट यूज़ कोडिंग सिस्टम, कुछ फार्मासिस्ट जो है वो कोडिंग सिस्टम भी करते हैं द प्राइस रखने के लिए। कैसे? PHARMACIST 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये कोड रख लेते हैं। इस कोड से मतलब क्या होता है? इफ़ पेशेंट इज़ पुअर देन द कोड P इज़ यूज फॉर एग्जांपल 1% नेट प्रॉफिट। अगर तो पेशेंट गरीब है तो आप पी कोड वाली मेडिसिन उसको देंगे, मतलब जिसमें नेट प्रॉफिट ओनली 1% होगा। सिस्टम 2 ये है कि सम फार्मूला हैव आल्सो बीन इवैल्यूएटेड, प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट प्लस कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट मल्टीप्लाई इनटू मार्कअप। तो कहते हैं कि बाज़ कुछ फार्मूले भी रख लिए जाते हैं कि आपने कितना प्रॉफिट कमाना है। जैसे कि अगर आपका जैसे इसमें उन्होंने बताया है कि इंग्रेडिएंट का कॉस्ट, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे नेट प्रॉफिट के साथ, जो कि 10% आपने रखा है, उसको 100 से डिवाइड कर देंगे और फिर ये आपका क्या आ जाएगा, जैसे 8 नेट प्रॉफिट आपने रखा हुआ है, 10 उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया तो ये 0.8 आएगा, तो उसको प्लस कर देंगे तो टोटल आपका 8.8 उसकी प्राइस आ जाएगी। ठीक है जी। थर्ड सिस्टम ये है कि कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट प्लस कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट इनटू मार्कअप प्लस मेन फी। इफ कॉस्ट इज 8, मार्कअप इज 10, द मेन फी इज 0.2, द टोटल प्राइस विल बी 0.9 रुपीज़। ठीक है जी। तो ये क्या है, ये डिफरेंट सिस्टम्स उन्होंने रखे हुए हैं कि आपने कैसे प्रॉफिट को अपना मार्जिन रख सकते हैं। प्राइस वेरिएशन, द अनफेवरेबल एटीट्यूड ऑफ पब्लिक टुवर्ड प्रिस्क्रिप्शन प्राइस इज ड्यू टू द लार्ज वेरिएशन इन द प्राइस चार्ज इन डिफरेंट स्टोर्स फॉर फिलिंग द सेम प्रिस्क्रिप्शन। इट ऑल्सो occur in the same store when prescription is filled by the different pharmacist। वो ये कह रहा है कि अगर आप ये फार्मूले या ये कोड नहीं रखेंगे तो इससे नुकसान ये होगा कि मतलब एक ही प्रिस्क्रिप्शन मुख्तलिफ स्टोरों से मुख्तलिफ प्राइस पर मिलेगी। अच्छा, ये भी हो सकता है कि एक ही प्रिस्क्रिप्शन एक ही स्टोर से अगर मुख्तलिफ लोग फिल करेंगे तो वो अपने अपने मुताबिक प्राइस रखेंगे, तो वो मुख्तलिफ हो सकती है। तो अगर आपकी फार्मेसी के ऊपर एक कोड रखा हुआ होगा अपने प्रॉफिट का, तो इससे होगा ये कि कम से कम एक ही स्टोर पे एक प्रिस्क्रिप्शन की एक ही प्राइस रहेगी, मुख्तलिफ नहीं होगी। थ्योरी ऑफ प्राइस, द प्राइस चार्ज फॉर फिलिंग a prescription must be sufficient to cover the cost of ingredient, container, time required for the compounding and dispensing, professional services fee and the additional to yield and net profit। वो ये कह रहे हैं कि प्राइस रखने की जो थ्योरी है, इस थ्योरी के अंदर आता क्या क्या है कि एक मुनासिब इंग्रेडिएंट के प्राइस, उसके बाद आपकी कंपाउंडिंग का टाइमिंग के चार्जेस, आपकी फीस और आपका प्रॉफिट, ये एक नॉर्मल अंदाज में जब आप रखेंगे, ये ही प्राइस की थ्योरी है, कुछ इससे लंबी चौड़ी बात नहीं है। नंबर 6 पे है डिलीवरिंग द प्रिस्क्रिप्शन। नंबर 6 पे क्या है? डिलीवरिंग द प्रिस्क्रिप्शन, मतलब आपने फिर डिलीवर कैसे करना है। सबसे पहले हमने क्या किया था, इसको रिसीव किया था, रिसीव के बाद डोजेज, डोजेज के बाद कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग के बाद फिनिशिंग, फिनिशिंग के बाद हमने प्राइसिंग, प्राइसिंग के बाद अब हम क्या कर रहे हैं, डिलीवर। प्राइस भी लगा दी, अब पेशेंट को डिलीवर कैसे कर रही है। डिलीवरिंग द प्रिस्क्रिप्शन टू द पेशेंट ऑफ 3 टाइप्स, 3 किस्म से डिलीवरी होती है। नंबर 1 स्टोर डिलीवरी, मोस्ट प्रिस्क्रिप्शन आर डिलीवर इन द स्टोर टू द कस्टमर। ज़्यादातर जो प्रिस्क्रिप्शन होती हैं वो स्टोर में ही कस्टमर को डिलीवर कर दी जाती हैं। इन दिस टाइप ऑफ डिलीवरी द फार्मासिस्ट पर्सनली डिलीवर प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन, बाय डूइंग सो फार्मासिस्ट एश्योर हिमसेल्फ दैट पेशेंट अंडरस्टैंड हाउ टू एश्योर मेडिकेशन।
और जब पेशेंट आपके स्टोर पे आया हुआ है और फार्मासिस्ट उसको स्टोर में ही मेडिसिन दे रहा है, तो ये चीज़ कंफर्म हो जाती है कि फार्मासिस्ट ने खुद बनाई है, खुद लेबलिंग की है, उसको अच्छे से बना के फिर मरीज को खुद ही दी है और उसको बता दिया है कि इसको कैसे कैसे खाना है। ठीक है, तो इसमें कोई भी एरर के चांसेस नहीं रहते। सेकंड है होम डिलीवरी। होम डिलीवरी ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन इज ऑफर्ड बाय मैनी फार्मेसीज इन लार्ज सिटीज। टेलीफोन ऑर्डर टू refill to be delivered, especially frequent delivery charges may be added and special instruction are also added in the box। तो जब होम डिलीवरी करनी हो तो फार्मासिस्ट खुद बनाकर जब किसी के हाथ भेजेगा, एक तो उसमें होम डिलीवरी पहुंचाने के चार्जेस भी ऐड हो जाएंगे, और दूसरा अगर फार्मासिस्ट ने कोई स्पेशल नसीहत करनी है पेशेंट को तो वो भी लिख के देगा कि इसको कब इस्तेमाल करनी, कैसे करनी है, और कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन भी है तो वो भी बता देगा। फिर है मेन डिलीवरी। इन मेलिंग द फिनिश प्रोडक्ट प्रिस्क्रिप्शन टू द पेशेंट, it is necessary to observe all postal and legal restriction. Packing and labeling requirement should be checked by first class mailing। ठीक है जी, तो अगर आपने दवाई को मेल करके कहीं भिजवाना है दूर, तो आपको उस दवाई को भिजवाने के तमाम तर कानूनी मामलात का पता होना चाहिए। फिर वो स्टोर कहाँ होगी, वो कैसे ले जाई जाएगी, और ये मतलब ये तमाम चीज़ें आपको पहले मेल जो जिसके ज़रिए आप भेज रहे हैं उससे कंसर्न करनी पड़ेगी कि ज़ाहिर बात अगर आप सिरप भेज रहे हैं तो सिरप का शीशा टूट नहीं जाना चाहिए कंटेनर, और फिर उसकी पैकिंग अच्छे से होनी चाहिए। अच्छा, फिर ये ना हो कि वो धूप में पड़ा रहे और सिरप पहुंचते पहुंचते ख़राब हो जाए। ये तमाम उसके लेके जाने, ट्रांसपोर्टेशन, उसकी स्टोरेज, ये तमाम चीज़ें आप लीगल कंसर्न्स ले लेंगे, फिर उसकी मेल भिजवाएंगे। ऐसे आप मेल नहीं भिजवा सकते। रिफिलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन अगर बात करें, द रीफिलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन इज गवर्न बाय फेडरल लॉ विच डिवाइडेड द ड्रग इन 2 कैटेगरीज। वो ये कह रहे हैं कि अगर आप चीज़ों को रीफिल करते हैं तो इसको जो फेडरल लॉ है वो देख रहा होता है, और बेसिकली वो क्या कर रहा होता है, इसको 2 कैटेगरीज में वो डिवाइड कर देता है। नंबर 1 कैटेगरी क्या है, ग्रुप ए, वेरी डेंजरस ड्रग कैन नॉट बी रिफिल। वो वाली ड्रग जो बहुत खतरनाक है उनको दोबारा से रिफिल नहीं करना। ग्रुप बी, दीज ड्रग आर डिस्पेंस्ड विद प्रिस्क्रिप्शन कैन बी रिफिल्ड। और ये ग्रुप बी वाली जो हैं ये वो ड्रग्स हैं जो प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही रिफिल की जा सकती हैं। ग्रुप एक्स, दीज ड्रग कंटेन वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ डोजेज इन कैन बी इशूड विदाउट प्रिस्क्रिप्शन बट इट्स कॉस्ट इज कैप्ड। और ये ग्रुप एक्स वो वाली मेडिसिन होती है जो प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टरी नुस्खे के बगैर दी तो जा सकती है लेकिन इसका रिकॉर्ड रखा जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रिस्क्रिप्शन वाला सारा जो टॉपिक है वो ख़त्म हो गया। कंपाउंडिंग डिस्पेंसिंग, फिर कंपाउंडिंग डिस्पेंसिंग के उसूल, फिर प्रिस्क्रिप्शन क्या होती है, फिर प्रिस्क्रिप्शन की हैंडलिंग कैसे करते हैं। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से आज बस इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।